नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करने जा रहे हैं। दर्शन और शिक्षा का संबंध बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, सभी कक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। दर्शन और शिक्षा के संबंध। कई बार हमने इंटरव्यू दिया तो इंटरव्यू में ज़्यादातर जो इंटरव्यू लेने वाले आते हैं उनके मुंह से एक ही शब्द निकलता है कि दर्शन और शिक्षा एक सिक्के के दो पहलू हैं, या शिक्षा दर्शन का गत्यात्मक पक्ष है। ये कथन, दोनों कथन ही किसके हैं? ठीक, तो पहले कथन से हम शुरू करते हैं। दर्शन और शिक्षा के संबंध को वही दर्शा देता है कि दर्शन और शिक्षा एक सिक्के के दो पहलू हैं। आप लोगों को पता भी होगा, अधिकांश जो विद्यार्थी देख रहे हैं, सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, उनको पता है इस बात को लेकर कि दर्शन और शिक्षा एक सिक्के के दो पहलू है। यह रास महोदय का कथन था। रास महोदय कहते हैं कि जिस तरह से एक सिक्के के दो पहलू हमेशा साथ ही रहते हैं, एक हेड होता है, एक टेल होता है, एक दूसरे के बिना अधूरे हैं, इसी तरह से दर्शन और शिक्षा एक सिक्के के दो पहलू के समान हैं। दोनों को अलग नहीं किया जा सकता है, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, ऐसा रास महोदय कहते हैं। एडम्स महोदय है जो कहते हैं, एडम्स महोदय कहते हैं कि शिक्षा दर्शन का गत्यात्मक पक्ष है। शिक्षा दर्शन का गत्यात्मक पक्ष है। शिक्षा जो है वो दर्शन को गति प्रदान करता है, दर्शन को अग्रसर रखता है हमेशा। एक और विद्वान है फिस्टे। फिस्टे महोदय कहते हैं कि दर्शन की सहायता के बिना, फिस्टे के अनुसार दर्शन की सहायता के बिना शिक्षा पूर्णतया स्पष्टता को प्राप्त नहीं कर सकती। फिस्टे महोदय कहते हैं कि दर्शन की सहायता के बिना शिक्षा पूर्णतया स्पष्टता नहीं प्राप्त कर सकती। ठीक, एक और परिभाषा पर हम चर्चा कर लेते हैं। जेंटिल महोदय कहते हैं, जेंटिल के अनुसार दर्शन की सहायता के अभाव में, जेंटिल महोदय कहते हैं दर्शन की सहायता के अभाव में, दर्शन की सहायता के अभाव में शिक्षा सही मार्ग पर नहीं चल सकती। अगर दर्शन नहीं है, दर्शन का अभाव है, तो शिक्षा कभी सही रास्ते पर नहीं चल सकती, ऐसा जेंटिल महोदय का मानना है। ठीक, और एक और विद्वान है हर्बर्ट स्पेंसर महोदय। हर्बर्ट स्पेंसर महोदय कहते हैं वास्तविक शिक्षा का विधान एक सच्चा दार्शनिक ही कर सकता है। वास्तविक शिक्षा का विधान एक सच्चा दार्शनिक ही कर सकता है, ऐसा हर्बर्ट स्पेंसर महोदय मानते हैं। अब हम चर्चा कर लेते हैं शिक्षा और दर्शन का संबंध क्या है। इसको जानने के लिए हमको सबसे पहले जानना है कि दर्शन का शिक्षा पर क्या प्रभाव पड़ता है और शिक्षा का दर्शन पर क्या प्रभाव पड़ता है। संक्षिप्त रूप से इसकी हम चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले जो पहला क्षेत्र प्रभावित करता है, सबसे पहले चर्चा करते हैं दर्शन का शिक्षा पर प्रभाव। किस तरह से दर्शन हमारी शिक्षा व्यवस्था को, शिक्षा प्रणाली को किन किन बिंदुओं पर सबसे ज्यादा प्रभावित करती है। तो सबसे पहले है शिक्षा का संप्रत्यय। दर्शन और शिक्षा का संप्रत्यय, दर्शन और शिक्षा का संप्रत्यय। ठीक, दर्शन जो है वो शिक्षा के संप्रत्यय या शिक्षा के स्वरूप की व्याख्या करता है और इस व्याख्या के द्वारा ही सही संप्रत्यय का ज्ञान होता है। जैसे आप फॉर एग्जाम्पल ले लो कि प्रकृतवाद को ले लो। प्रकृतवाद, जो प्रकृतवादी दार्शनिक हैं वो शिक्षा को एक प्राकृतिक प्रक्रिया मानते हैं। प्रकृतवादी दार्शनिक जो हैं वो शिक्षा को एक प्राकृतिक प्रक्रिया के रूप में स्वीकार करते हैं। लेकिन इसी चीज प्रयोजनवाद को ले लो तो प्रयोजनवादी दार्शनिक जो हैं वो शिक्षा को एक सामाजिक प्रक्रिया के रूप में स्वीकार करते हैं। और आप आदर्शवाद की तरफ चले जाओ तो आदर्शवाद जो है वो शिक्षा को एक आध्यात्मिक प्रक्रिया के रूप में, आत्मिक प्रक्रिया के रूप में स्वीकार करता है। तो जहां का जैसा दर्शन होता है,
शिक्षा के संप्रत्यय का निर्धारण वहां उस तरह से होता है। फिर दूसरा है शिक्षा के उद्देश्य। जिस जगह का जैसा दर्शन होता है, जैसी विचारधारा होती है, शिक्षा के उद्देश्यों का निर्धारण उसी तरह से होता है। कहीं प्रकृतवादी हैं तो शिक्षा के उद्देश्यों में प्रकृतवाद को ज्यादा महत्व दिया गया, कहीं प्रयोजनवाद है तो प्रयोजनवाद दर्शन में समाज को ज्यादा महत्व दिया गया है शिक्षा के उद्देश्यों के निर्धारण में, कहीं आदर्शवाद है तो सिद्धांतों उद्देश्यों के निर्धारण में आदर्शवाद आध्यात्मिक विचारों को ज्यादा महत्व दिया गया। तो दर्शन जो है वो शिक्षा के उद्देश्यों के निर्धारण में भी बहुत ज्यादा प्रभाव डालती है। ठीक, चूंकि सबकी सोच अलग अलग होती है। जैसे आदर्शवाद शिक्षा का अंतिम उद्देश्य आत्मिक उन्नति या आध्यात्मिक उन्नति की बात करती है, तो शिक्षा के उद्देश्य आप प्रकृतवाद में चले जाओ तो सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करने की बात करती है, आप यथार्थवाद में चले जाओ, प्रयोजनवाद में चले जाओ तो सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करने की बात करती है। तो वहां उद्देश्यों के निर्धारण में दर्शन शिक्षा के उद्देश्यों के निर्धारण में प्रभाव डालती है। फिर शिक्षा की पाठचर्या के निर्धारण, दर्शन और शिक्षा की पाठचर्या। पाठचर्या जो होती है वो उद्देश्यों को प्राप्त करने का साधन होती है। हम जैसे हमारे उद्देश्य होंगे वैसे ही हम उसी तरह से हमको पाठचर्या का चयन करना पड़ेगा, पाठचर्या को चुनना पड़ेगा। जैसे हमारा उद्देश्य अगर है दार्शनिक बनना, तो हम इंजीनियरिंग विषयों को नहीं रख सकते हैं। हमारा उद्देश्य है डॉक्टर बनना, हमारा उद्देश्य अगर डॉक्टर बनना है तो हम साहित्य के विषयों से चिकित्सा के उद्देश्य की प्राप्ति नहीं कर सकते हैं। तो चूंकि पाठचर्या जो होती है उद्देश्यों को प्राप्त करने का साधन होती है, तो जब दर्शन जो है शिक्षा के उद्देश्यों को प्रभावित कर रहा है तो उद्देश्यों के आधार पर ही पाठचर्या का निर्माण किया जाता है। अतः दर्शन शिक्षा की पाठचर्या को भी प्रभावित करेगा। जैसे आदर्शवाद को ले लो, तो आदर्शवाद में भौतिक और आध्यात्मिक दोनों प्रकार के उद्देश्य रखे गए, तो पाठचर्या में भौतिक और आध्यात्मिक दोनों प्रकार के विषयों को स्थान दिया गया है। आप प्रकृतवाद को ले लो, प्रकृतवाद में आध्यात्मिकता को स्थान नहीं दिया गया है, केवल भौतिकता को स्थान दिया गया, केवल प्राकृतिक चीजों को स्थान दिया गया। तो पाठचर्या में केवल भौतिक और प्राकृतिक विषयों को सम्मिलित किया गया, वहां पर आध्यात्मिक विषयों को नहीं सम्मिलित किया गया। तो इस तरह से जहां की जैसी पाठचर्या उद्देश्य होते हैं वैसी ही शिक्षा की पाठचर्या दर्शन के द्वारा निर्धारित किया जाता है। फिर शिक्षण विधियों की बात की जाए, शिक्षा दर्शन और शिक्षण विधियां जो होती है वो पाठचर्या को प्राप्त करने का साधन होती है। जैसे हम अभी उदाहरण के लिए हम कृषि शिक्षा पढ़ा रहे हैं, कृषि के बारे में हमको जानकारी प्राप्त करनी है, तो शिक्षण विधि के लिए हम फील्ड में जाएंगे, मैदान में जाएंगे। हम किसी कमरे में बैठकर किसी कृषि के बारे में नहीं सीख पाएंगे। विज्ञान की शिक्षा हम ले रहे हैं तो विज्ञान के लिए हमको प्रयोगशाला की तरफ जाना पड़ेगा, प्रयोगात्मक शिक्षण विधियों का चयन हमको करना पड़ेगा। तो इस तरह से दर्शन शिक्षण विधियों को भी प्रभावित करता है। फिर है अनुशासन, जहां का जैसा दर्शन होता है वैसे ही अनुशासन का निर्धारण वहां पर किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आप आदर्शवाद को ले लो, आदर्शवाद आध्यात्मिक या आत्म अनुशासन की बात करता है, प्रभावात्मक अनुशासन की बात करता है। तो जो प्रकृतवाद है वो स्वतंत्र अनुशासन की बात करता है। प्रकृतवाद जो है वो आप कह सकते हो दंड का प्रावधान अनुशासन में रखता ही नहीं है, प्राकृतिक अनुशासन की बात करता है। आप प्रयोजनवाद की तरफ चले जाओ तो प्रयोजनवाद शिक्षा की प्रक्रिया में सामाजिक अनुशासन की बात करता है। तो जैसा शिक्षा का दर्शन जहां होता है, जैसा दर्शन जहां का होता है, शिक्षा का अनुशासन भी उसी तरह से निश्चित किया जाता है। जैसे आप मध्यकाल में ले लो, इस्लाम धर्म एवं संस्कृति में कठोर अनुशासन की
बात की गई, मध्यकालीन शिक्षा प्रणाली में कठोर अनुशासन की बात की गई। वैदिक काल में व्रत उपवास करा दिया जाता था, लेकिन जो मध्यकाल था उसमें कोणों से, बेतों से पिटाई की जाती थी। तो अलग अलग दर्शन में अलग अलग तरह से अनुशासन का निर्धारण किया जाता है। फिर शिक्षक के बारे में, शिक्षक, शिक्षार्थी और विद्यालय के बारे में, दर्शन और शिक्षक, दर्शन और शिक्षार्थी, दर्शन और विद्यालय। अब शिक्षक की बात करो तो आदर्शवादी दर्शन में शिक्षक को समाज में सर्वोच्च स्थान प्राप्त था। वैदिक कालीन शिक्षा प्रणाली में शिक्षक को सर्वोच्च स्थान प्राप्त था। जबकि आप प्रकृतवाद की तरफ जाओ तो प्रकृतवाद शिक्षा की प्रक्रिया में कोई स्थान शिक्षक को कोई स्थान देता ही नहीं। रूसो को स्पेशली कोई स्थान नहीं देते हैं, लेकिन अन्य जो दार्शनिक है प्रकृतवादी, वो सेकेंडरी रोल देते हैं, यानी कि पर्दे के पीछे की भूमिका स्वीकार करते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा स्थान शिक्षा की प्रक्रिया में शिक्षक को नहीं देते हैं। प्रयोजनवाद की तरफ जाओ तो प्रयोजनवाद शिक्षक को एक सच्चे मार्गदर्शक और मित्र के रूप में देखना चाहता है। तो जहां का जैसा दर्शन होता है, शिक्षक की भूमिका वहां पर उस तरह से तय की जाती है। फिर शिक्षार्थी, शिक्षार्थी के बारे में अलग अलग तरीके से चर्चा की गई। आप वैदिक दर्शन की तरफ जाओ तो वहां पर शिक्षार्थी को ब्रह्मचारी कहा जाता था, द्विजन्मा कहा जाता था। उसके लिए ब्रह्मचर्य अनिवार्य था, गुरुकुलों के नियमों का पालन अनिवार्य था। लेकिन जब आप बौद्ध काल में जाओगे तो बौद्ध धर्म और दर्शन का पालन कराया जाता था, बौद्ध संघों के नियमों का पालन कराया जाता था। वहां भिक्षुक कहा जाता था विद्यार्थी को। आप मध्यकाल में जाओ तो मध्यकाल में शागिर्द कहा जाता था, और वहां शिक्षार्थी के लिए अलग चीजें थी। तो जहां का दर्शन जैसा होता है, शिक्षार्थी के बारे में प्रयोजनवाद शिक्षार्थी को आधुनिक ज्ञान विज्ञान को जानने वाला स्वीकार करता है, तो प्रकृतवाद शिक्षार्थी को स्वतंत्र रूप से सीखने का अवसर देने की बात करता है, शिक्षा की प्रक्रिया में शिक्षार्थी को केंद्र में रखता है। फिर विद्यालय की बात आती है तो विद्यालय जहां का जैसा दर्शन होता है, विद्यालय से उस तरह से उम्मीद की जाती है। जैसे आदर्शवाद में ले लो या वैदिक काल में ले लो, प्राचीन गुरुकुल प्रणाली या प्राचीन शिक्षण संस्थाओं का ये लोग समर्थन करते हैं। लेकिन आप मध्यकाल में आ जाओ, बौद्ध काल में आ जाओ तो वही जो गुरुकुल होते थे, ऋषि आश्रम होते थे, टोल चरण घटिका ये होते थे। तो बौद्ध काल में आ जाओ वही मठ और विहार के रूप में परिवर्तित हो गए, और वही जब मध्यकाल में आते हैं तो मकतब और मदरसों के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। प्रकृतवाद में विद्यालय को प्रकृति की गोद में बताया गया, नेचुरल प्राकृतिक विद्यालयों पर शहर के शोरगुल वातावरण से दूर प्रकृति की गोद में रखने की बात की गई। तो विद्यालय की भूमिका हुई वैसे निश्चित हो जाती है जहां का जैसा दर्शन होता है। तो ये तो था दर्शन का शिक्षा पर प्रभाव, किस तरह से दर्शन शिक्षा को प्रभावित करती है। अब हम बात करते हैं कि शिक्षा का दर्शन पर प्रभाव। अगर दर्शन शिक्षा को प्रभावित कर रही है तो शिक्षा दर्शन को किस तरह से प्रभावित कर रही है। तो पहली चीज, दर्शन के निर्माण की आधारशिला है। शिक्षा क्या है? शिक्षा जो है वो दर्शन के निर्माण की आधारशिला है, दर्शन के निर्माण की आधारशिला है। अवलोकन, चिंतन, मनन बहुत जरूरी है। और ये किससे आएगा? दर्शन के निर्माण के लिए अवलोकन, चिंतन, मनन, तर्क इसकी जरूरत होती है, अंतर्दृष्टि की जरूरत होती है। तो ये कैसे आ सकता है? शिक्षा द्वारा। तो शिक्षा की जो है वो दर्शन के निर्माण की आधारशिला है, उसी पर सारा दर्शन खड़ा होता है। दूसरा है, शिक्षा दर्शन को जीवित रखती है। शिक्षा जो है वो दर्शन को जीवित रखती है। अगर हम शिक्षित न हो, हम एक दूसरे को दर्शन से परिचित न कराएं, एक दूसरे को बताएं ना, तो हम दर्शन को कौन जान पाएगा? दर्शन धीरे धीरे अपना अस्तित्व खो देगा। तो इसलिए जो दर्शन शिक्षा है वो दर्शन को जीवित रखने का काम करती है। जैसे हमने अभी पहले एडम्स की परिभाषा बताई थी। एडम महोदय कहते हैं कि
शिक्षा दर्शन का गतिशील पक्ष है या गत्यात्मक पक्ष है, जो उसको गति देने का, आगे बढ़ाने का, गतिशील रखने का काम करती है। ठीक, जॉन डीवी भी इसको लेकर एक चीज कहते हैं। जॉन डीवी महोदय कहते हैं, हाँ, दार्शनिक सिद्धांतों को मूर्त रूप देती है। शिक्षा जो है वो दार्शनिक जो सिद्धांत होते हैं उनको मूर्त रूप देने का काम शिक्षा ही द्वारा संभव होता है। आप डीवी महोदय कहते हैं कि दर्शन अपने सामान्य रूप में शिक्षा का सिद्धांत है। दर्शन जो है अपने सामान्य रूप में शिक्षा का सिद्धांत ही है। दर्शन अपने सामान्य रूप में शिक्षा का सिद्धांत है। ठीक, फिर बात करते हैं, समस्याओं से परिचित कराती है। जो शिक्षा है वो दर्शन को, समस्याओं को, शिक्षा दर्शन को नई नई समस्याओं से परिचित कराती है, नई नई समस्याओं से परिचित कराने का काम करती है और गतिशील रखने का काम ये करती है। तो ये स्पेंसर महोदय कहते हैं, हर्बर्ट स्पेंसर महोदय कहते हैं कि वास्तविक शिक्षा का विधान एक सच्चा दार्शनिक ही कर सकता है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण कथन, इसमें स्पेशली कथन की जरूरत होती है। जो कथन कहे गए हैं विभिन्न विद्वानों द्वारा, उस पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। सबसे पहला कथन हमने बताया था कि दर्शन और शिक्षा एक सिक्के के दो पहलू हैं। रास महोदय कहते हैं दर्शन और शिक्षा एक सिक्के के दो पहलू हैं, एक दूसरे से इस तरह से जुड़े हैं। एडम्स महोदय ने कहा शिक्षा दर्शन का गत्यात्मक पक्ष है। शिक्षा दर्शन का गत्यात्मक पक्ष है। इसी को लेकर फिस्टे महोदय कहते हैं कि दर्शन की सहायता के बिना शिक्षा पूर्णतया स्पष्टता को प्राप्त नहीं कर सकती, फिस्टे महोदय कहते हैं। ठीक, फिर जेंटिल महोदय कहते हैं, जेंटिल महोदय कहते हैं जेंटिल महोदय कहते हैं जेंटिल महोदय का कथन है कि दर्शन की सहायता के अभाव में, दर्शन की सहायता के अभाव में शिक्षा सही मार्ग पर नहीं चल सकती, ऐसा जेंटिल महोदय का कहना है। और स्पेंसर महोदय कहते हैं वास्तविक शिक्षा का विधान एक वास्तविक दार्शनिक ही, एक सच्चा दार्शनिक ही कर सकता है। ठीक, ये शिक्षा और दर्शन के संबंध से संक्षिप्त रूप से हमने स्टेप बाय स्टेप बता दिया। और आगे दूसरी कक्षाओं में हम, अगली कक्षाओं में हम शिक्षा दर्शन का क्यों परिभाषा पढ़ेंगे, शिक्षा दर्शन की प्रकृति एवं विशेषताओं पर चर्चा करेंगे और उसके विषय क्षेत्र पर, आवश्यकता, उपयोगिता एवं महत्व पर भी चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। आगे की क्लास में फिर मिलते हैं। हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें आइए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के मोबाइल पर, और लाइक एवं शेयर करिए। ये कक्षाएं जो है, चाहे वो डीएलएड कर रहा हो, बीएड कर रहा हो, बीटीसी कर रहा हो, एमएड कर रहा हो, या नेट फर्स्ट पेपर की तैयारी कर रहा हो, या नेट शिक्षा शास्त्र, पीजीटी शिक्षा शास्त्र, या असिस्टेंट प्रोफेसर शिक्षा शास्त्र, या बीएड असिस्टेंट प्रोफेसर बीएड की तैयारी कर रहा हो, इसमें जो विषय आपको प्रोवाइड कराए जा रहे हैं ऐसी परीक्षाओं में बहुत ही महत्वपूर्ण आपके लिए साबित हो सकते हैं। नमस्कार।